तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट लाइफ प्रोसेस की, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब तक हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी को रेगुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हम लोग हमारा फूड इनटेक कैसे करते हैं और उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं फॉर डूइंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डाइजेस्ट कैसे किया जाता है जो फूड हमने इनटेक किया है उसे, और जो सॉलिड वेस्ट है उसे हमारी बॉडी से डंप आउट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने बात की कि ऑक्सीजन, जो कि एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का, उसे हमारी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे किया जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लंग्स के थ्रू उन्हें बाहर कैसे निकाला जाता है, रेस्पिरेशन। उसके बाद ये एनर्जी कंपोनेंट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया कैसे जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन। अब फाइनल स्टेज, यानी कि हमारे बॉडी से वेस्ट डंप आउट करना, उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म get rid of excess waste और toxic waste present in our body। हमारे बॉडी के अंदर excess waste या toxic waste जो भी present है उसे निकाल देने का प्रोसेस excretion है। excretion removes unwanted byproducts and toxic waste। ये unwanted byproduct और toxic waste को निकाल देता है। it regulates the ionic concentration of body fluids। हमारे बॉडी फ्लूइड्स का आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है। इट रेगुलेट्स द वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, वाटर कंटेंट में कमी नहीं आए, इस चीज का ध्यान रखता है। इट रेगुलेट्स द पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स, हमारे बॉडी में जो भी इसेंशियल फ्लूइड्स हैं उनका पीएच लेवल मेंटेन रहे, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है। Excretion in plants. Plants also produce waste products but very slowly in very small amount. Plants जो हैं वो भी waste product generate करते हैं, but वो process बहुत slow होता है और उनके waste का amount बहुत slow होता है। They do not have any special organ for removal of their waste product. उनके पास कोई ऐसे special organ नहीं है जिसके थ्रू वो अपना waste product जो है वो remove कर पाए। Plants produce two gaseous waste products, that is oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. Plants के पास दो waste products हैं, photosynthesis के दौरान ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों वेस्ट से रिड आउट होने के लिए या उन दोनों वेस्ट को उसकी बॉडी से निकाल फेंकने के लिए स्टोमेटा के जो पोर्स हैं they are responsible. Now, what are the different methods of plant to get rid out of its waste? तीन तरीके से प्लांट जो है वो अपने वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकाल सकता है। फर्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, स्टोरिंग एंड डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर व्हेन एक्सक्रीटेड बाय प्लांट, इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा के पोर्स से या स्टेम के लेंटिल्स से जब एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा, दैट थिंग इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। स्टोरिंग, स्टोरिंग क्या होता है? कई बार ऐसा होता है प्लांट अपने कई बॉडी पार्ट्स के अंदर काफी सारा वेस्ट जो है वो स्टोर कर लेता है। प्लांट्स डू हैव दैट टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे लेटेक्स जो कि रबर प्लांट में पाया जाता है, या बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ऑयल्स जो पाए जाते हैं, या जो गम्स या रेजिन्स पाए जाते हैं, दे आर जनरली स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल बार्क, स्टेम या लीफ ऑफ द ट्री। इवेंचुअली दीज पार्ट्स शेड आउट एंड दे कैन बी यूज्ड एज यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर अस। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है। एक्वेटिक प्लांट्स एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन। वो जनरली डिफ्यूजन के थ्रू अपना जो वेस्ट है उसे रिलीज करते हैं।
जैस्मीन, लेटेक्स, रबर ट्री, पपाया ट्री, ये सब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अपना वेस्ट जो है वो रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। Many unicellular organisms like amoeba throw out their waste by diffusion. बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना वेस्ट बाय डिफ्यूजन ही बाहर निकाल देते हैं। एंड उनमें से जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म वाले हैं उनके अंदर भी कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन ना होते हुए उन्हें भी डिफ्यूजन का ही मेथड फॉलो करना पड़ता है। If we talk about simple multicellular organisms like Hydra throw their waste out from their mouth only. यानी कि उनके अंदर इंजेक्शन करने का प्रोसेस भी सेम है एंड एक्सक्रीशन करने का प्रोसेस भी सेम है, दैट इज फ्रॉम देयर माउथ। अब जो थोड़े से हायर कैटेगरी के या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डू हैव सम स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल फ्लैटवॉर्म्स, लीच, इन लोगों के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि इनके लिए एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। इनके बॉडी से जनरली जो वेस्ट है वो अमोनिया यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है थ्रू सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी क्या कैटेगरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमाइनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इनके अंदर से जो वेस्ट है दैट इज इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में ये वेस्ट रिलीज किया जाता है। नाउ these animals which excrete their nitrogenous waste in form of ammonia are known as अमोनोटेलिक। इन्हें अमोनोटेलिक बोला जाता है। अमोनिया हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, जिससे हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जनरली एक्वेटिक एनिमल्स परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस ऑफ द बॉडी हैपेंस जनरली इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जो वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज इसीलिए किया जाता है बिकॉज रिलीज ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट। सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हों, चाहे वो एक्वेटिक एम्फीबियंस हों, सब इसी तरीके से अपना वेस्ट जो है वो डंप आउट करते हैं। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिन भी बोनी फिशेस की बात की जाए, या एम्फीबियंस में फ्रॉग्स, उनकी अगर हम बात करें तो ये सारे अमाइनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना वेस्ट जनरेट करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें जनरली बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है और यूरिक एसिड जो है वो कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है एंड इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड के थ्रू अपना वेस्ट डंप आउट करते हैं। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मेनली यूरिया के फॉर्म में अपना जो वेस्ट है वो डंप आउट करते हैं। जनरली ये ऑर्गेनिजम्स सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस, मैमल्स, वो जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पे भी रहते हैं। ना हम इन्हें कंप्लीटली एक्वेटिक बोल सकते हैं, ना कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं। ऐसे जो एनिमल्स हैं ये जनरली अपना वेस्ट जो है इन फॉर्म ऑफ यूरिया जो है वो डंप आउट करते हैं। नाउ यूरिया अगेन इज लेस टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ वाटर। अब एनिमल्स के अंदर हमें पता चल गया कि कैसे कौन से 3 तरीकों से एक्सक्रीशन किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। In complex organisms like humans, there is a specialized system for excretion called excretory system. हमारी
कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम दिया गया है हमें फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, जिस तरीके से अलग अलग सोर्सेस से न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे किए जाते हैं, वैसे ही उन न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ यूजफुल और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इकट्ठे होते हैं। अब इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से डंप आउट करना बहुत जरूरी होता है, और ये जो काम है ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। बेसिकली हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ये 4 ऑर्गन्स आते हैं। अब ये चारों ऑर्गन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक बार उसके ऊपर नजर घुमाते हैं। Kidneys are bean-shaped structure located on either side of backbone. They are protected under our ribs and muscles at the back. Kidneys बीन शेप स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर आपने कभी बीन देखा तो आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे किडनीज के शेप से। ये हमारे रिब केज के ठीक नीचे हमारे बैकबोन के दोनों तरफ होते हैं। इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है थ्रू रिब्स एंड थ्रू मसल्स ऑफ आवर बैक। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर ये किडनी की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कि 5 इंच के करीब, एंड विड्थ जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कि 3 इंच के करीब। एंड किडनी कैन वे अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से कॉन्केव है एंड बाहर से कॉन्वेक्स है। इट इज कॉन्केव फ्रॉम द इनर साइड एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम द आउटर साइड। और उसके अंदर जो नॉच है उसे हम हीलियम बोलते हैं, एंड दैट इज द ऑर्गन थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंटर द नर्व्स ऑफ किडनी। जो ब्लड वेसल्स हैं वो किडनी के अंदर इसी रास्ते के थ्रू एंटर करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सबसे पहले कैप्सूल। जो किडनी का जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज कैप्सूल। The outer layer of kidney is called capsule, and inside the kidney it is divided into 2 different parts. अंदर से किडनी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान होता है। मेड्यूला जो है वो आउटर सरफेस होता है, यानी कि बाहर की जो बाउंड्री है वो मेड्यूला है। इट इज बेसिकली डार्क ब्राउन इन कलर, एंड कॉर्टेक्स जो है वो उसके अंदर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। इट इज स्लाइटली रेड इन कलर, एंड इनसाइड द कॉर्टेक्स देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स नेम्ड नेफ्रॉन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। हर एक मैमल के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। नेफ्रॉन is a long tube-like structure which length has approx 35 to 55 mm, जिसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 55 mm लॉन्ग होती है। इसके एक एंड पे बहुत बड़ी सी ट्यूब होती है जो कि क्लोज होती है, एंड इट इज फोल्डेड एंड एक्सपेंडेड इनटू अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। उसे बाउमन्स कैप्सूल के साथ जोड़ा जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है उसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहला रेनल ट्यूब्यूल एंड उसके बाद रेनल कॉर्पसल। नाउ व्हाट इज रेनल ट्यूब्यूल? रेनल ट्यूब्यूल इज अ लॉन्ग convoluted structure that emerges from glomerulus, and it can be divided into 3 parts based on its functions. जो रेनल ट्यूब्यूल है वो बहुत लंबा और कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस से शुरू होता है। इसे बेस्ड ऑन इट्स फंक्शंस हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड इज हेनल लूप, एंड थर्ड इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये तीनों क्या हैं, इन्हें एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Proximal convoluted tubule. The blood brought from renal artery is filtered by the glomerulus and it is passed into PCT. जो blood renal artery के थ्रू आता है
उसे ग्लोमेरुलस में फिल्टर किया जाता है और पीसीटी के अंदर भेज दिया जाता है। नाउ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रिक्वायर्ड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर अभी भी जो रिक्वायर्ड इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गया या वाटर हो गया, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन मोस्टली पीसीटी में ही किया जाता है। And PCT also secretes ions like hydrogen, ammonia and potassium to filter. Now let's talk about Henel's loop. Henel's loop क्या है? It is a ascending and descending limb. इसके अंदर दो limbs होते हैं, ascending limb और descending limb. जो descending limb है that is permeable to water but impermeable to electrolyte, while ascending limb is permeable to electrolyte as well. जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए तो परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, वेयर एज असेंडिंग जो लिम्ब है उसमें वाटर के लिए भी परमिएबल है एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी परमिएबल है। अगला पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये क्या होता है? डीसीटी इज द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जनरली सारे कंटेंट्स को डक्ट के अंदर खाली कर देता है। द कलेक्टिंग डक्ट कंटेंट्स from multiple nephrons fuse together and enter the renal medulla. सारे कलेक्टिंग डक्ट्स का जो मटेरियल है वो कलेक्ट होके रेनल मेड्यूला के अंदर चला जाता है। एंड जस्ट लाइक पीसीटी, डीसीटी ऑल्सो सेक्रेट्स हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड NH3 टू फिल्ट्रेट, और रीअब्जॉर्ब करने के लिए HCO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी इस्तेमाल में लिया जाता है। Conditional reabsorption of sodium ions and water takes place in DCT. Renal corpuscles. Renal corpuscles जो हैं ये बाउमन्स कैप्सूल के अंदर जो चारों तरफ ग्लोमेरुलस सराउंडेड होता है वहां पे पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस जो है ये दो तरीके के एट्रियोल्स के अंदर से आता है, दैट इज एफरेंट एट्रियोल्स एंड इफरेंट एट्रियोल्स। अब इफरेंट एट्रियोल्स का जो डायामीटर है वो छोटा होता है, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। फंक्शंस ऑफ किडनी। अब किडनी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ जाने के बाद किडनी के फंक्शंस को समझते हैं। किडनी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेनिंग बॉडीज पीएच लेवल। हमारे बॉडी का पीएच लेवल अच्छे से मेंटेन रखना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करना, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करना, एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस फ्लूइड हैं, चाहे वो स्वेट हो चाहे वो यूरिन हो, उसे हमारे बॉडी से रिमूव करना, एंड secrete hormones that help in production of red blood cells and acid regulation in our body. हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए यूज होने वाले हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना एंड एसिड का जो लेवल है उसे मेंटेन रखना। अब बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर थिन मस्क्यूलर ट्यूब होती है जो कि किडनी से कनेक्टेड होती है। किडनी में बेसिकली रेनल पेल्विस से कनेक्टेड होती है। रेनल पेल्विस वो जगह है जहां पे नेफ्रॉन से सारा टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होता है, डंप होता है। यहां से उसे भेजा जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बाय यूरेटर। सो बेसिकली यूरेटर इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। If we talk about urinary bladder, it is a sac-like structure that stores urine until micturition. Micturiation क्या है? It is explosion of urine out of our body. Generally urinary bladder जो है वो हमारे बॉडी में यूरिन को कैरी करता है तब तक जब तक कि हम उसे अपनी बॉडी से डंप आउट नहीं कर देते। यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द पैसेज that expels out urine from our body. हमारे अंदर in males it is the common route for sperms and urine. अब हम लोग बात करते हैं किडनी डैमेज की।
ऑब्वियस सी चीज़ है, हमने अब तक समझा कि किडनी जो है एक्सक्रीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम ऑर्गन माना जाता है. बट व्हाट इफ इट गेट्स डैमेज ड्यू टू एनी इन्फेक्शन इन किडनी, एनी इंजरी इन किडनी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, किडनी में स्टॉप वर्किंग. हमारी किडनी या तो किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी चोट के कारण या पूरी तरीके से ब्लड फ्लो ना हो पाने के कारण खराब हो सकती है. इट मे रिजल्ट इन कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी दैट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, एंड इट मे लीड्स टू फेलियर ऑफ डंपिंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. दोनों ही सूरतों में हमारे बॉडी को सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी से होता क्या है, यूरिया जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, एंड एज अ रिजल्ट वो हमारी बॉडी में ब्लड के साथ ही मिक्स्ड रहता है, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी इंफेक्टेड होने के चांसेस में रहती है. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ किडनी डैमेज. किडनी डैमेज से क्या क्या चीजें हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्या क्या चीजें बचा सकती हैं. बेस्ट सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट. सबसे अच्छा उपाय, सॉल्यूशन इस चीज का क्या हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट. दिस इज डैमेज्ड किडनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड मैचिंग किडनी इज ट्रांसप्लांटेड बाय अ सर्जिकल ऑपरेशन. जो खराब हो चुकी किडनी होती है उसे निकाल दिया जाता है एंड आइडेंटिकल किडनीज को रिप्लेस कर दिया जाता है थ्रू सर्जरी. इफ पेशेंट इज नॉट capable of doing that, then periodically patient is kept on a kidney machine and the procedure is known as dialysis. अगर पेशेंट जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो किडनी सर्जरी करवा के या ट्रांसप्लांट करवा सके, तो रेगुलर बेसिस पे उसकी बॉडी के अंदर से उसके ब्लड को प्योरीफाई करा जाता है बाय डायलिसिस. It is basically the process which removes the waste out of body on temporary basis.